अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंसेप्चुअल फिजिक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ग्रेड 12 का आज लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इंतहाई ही अहम टॉपिक है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप कीजिए कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी, और हर आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफिद हों। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ की एप्लीकेशन। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में हम चार्ज डेंसिटीज को डिस्कस कर चुके थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस का चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उससे पहले गाउस लॉ के ऊपर थोड़ी सी हम नजर डालेंगे कि गाउस लॉ बेसिकली क्या कहता था। गाउस लॉ कहता था कि द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always equal to the charge enclosed in that surface divided by the permittivity of free space। गाउस ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जितना फ्लक्स उतना ही होगा जितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा। अब पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, हमने जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं पे भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम गाउस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गाउस लॉ और कूलम लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है कि गाउस लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए, जबकि आपके पास कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए, जिसको हमने प्रूव भी किया था काफी डिटेल से। हम पिछले लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। उसी गाउस लॉ को हम अप्लाई करेंगे, और ये भी बताता चाहूं कि गाउस लॉ की एप्लीकेशन बनिस्बत कूलम लॉ की बहुत ज्यादा है। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कब? इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। और ये चीज हमें देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कि इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। बात है चार्ज कंडक्टर की, इंसुलेटर की नहीं, कि कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वो क्या होगी? 0 होगी। और ये चीज हमें देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यही है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस करें, मिसाल के तौर पर अगर ये झाड़ जो आपको नजर आ रहा है, लेट्स सपोज ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर हम कोई चार्जेस प्रोड्यूस करें, किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हम इसके ऊपर चार्जेस को स्प्रे करें, तो वो चार्जेस कैसे होंगे? वो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो चार्जेस हमेशा इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी जितने भी चार्जेस होंगे वो बाहर की तरफ आएंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस जितने भी होंगे वो बाहर की तरफ आएंगे, और इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड दैट चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी जितने भी चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर वो क्या होगा? आपके पास 0। इस बात का मतलब क्या है कि एक्सेस चार्जेस ऑन अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। दो बातें हैं, एक लफ्ज है आपके पास इवनली, और दूसरा लफ्ज है आपके पास यूनिफॉर्मली। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक्सेस चार्जेस, यानी जो हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के ऊपर जो हमने चार्जेस को स्प्रे किया, चार्जेस को प्रोड्यूस किया, वो क्या होगा? एक्सेस चार्जेस ऑन अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको
बताया कि अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर एक्सेस चार्जेस को प्रोड्यूस करना चाहें तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली आर यूनिफॉर्मली ऑन आउटर सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। इसी कंडक्टर के ऊपर जब हम एक्स्ट्रा चार्जेस को स्प्रे करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इवनली और यूनिफॉर्म। यानी लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर था और इस कंडक्टर के ऊपर हमने बाहर एक्सटर्नल एजेंट से चार्जेस को प्रोड्यूस किया, तो वो चार्जेस हमेशा इवनली का मतलब ये है कि जितना चार्ज यहां पे पैदा होगा, यानी जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो लेट्स सपोज यहां पे आया, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे भी आएगा। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे आया है उतना चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे भी आएगा। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे आया है इतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे भी आएगा। जितना चार्ज यहां पे आया है यहां पे भी उतने। ये चीज है इवनली का मतलब कि एक्सेस चार्जेस ऑन अ कंडक्टर will distributed evenly or uniform, बराबर तरीके से आएगी, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसी वजह से इस इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। यानी इस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, यहां से। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर, और इस चार्ज की वजह से वो भी। यानी तमाम चार्जेस सिमिलरली इसी चार्जेस की वजह से भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर एंटर ही नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ही नहीं हो रही तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल क्या होगी? आपके पास जीरो। ये गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन कि इनसाइड ए कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। इट मींस दैट एक्सेस चार्जेस ऑन अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली और यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंडक्टर के ऊपर एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, हर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। और एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस हमेशा आउटर सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि नो सिंगल चार्ज लाई इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। नो सिंगल, कोई भी सिंगल चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर लाई नहीं करेगा। यहां पे एक और बात भी याद दिला दूं कि एक शर्त में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर जीरो नहीं हो सकती, और वो ये है कि क्या हो अगर आपके पास ऑड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऑड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है और इसके ऊपर हमने चार्जेस को प्रोड्यूस किया है। यहां पे चार्जेस प्लस आया, यहां पे चार्जेस और यहां पे, लेकिन यहां पे नहीं है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो अंदर जाएगा। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर जीरो नहीं होगी। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी एक्सेस चार्जेस प्रोड्यूस किए जाएंगे ऑन अ कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? इसलिए जीरो होगी कि चार्जेस हमेशा इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इनसाइड ए कंडक्टर नो सिंगल चार्ज विल बी प्रेजेंट। एक कंडक्टर के अंदर सिंगल
इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। यानी इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, हमेशा 0 होगी। क्या मतलब है इस बात का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर की बात तो हमें समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड ए कंडक्टर होगी वो क्या होगी आपके पास 0। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर और उसके किसी भी पॉइंट, इंटरनल पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। चार्जेस क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट है। हम किसी भी पॉइंट P के ऊपर, किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो गाउस लॉ में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 4 में, उस पॉइंट के इर्द गिर्द पहले हमने क्या बनाना है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनानी है। क्या बनानी है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस में जितना नेट चार्ज इनक्लोज होगा, क्या बात कही, गाउस लॉ ने कहा ये लेट्स सपोज आपके पास गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। गाउस लॉ ने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be always equal to the charge enclosed by that Gaussian surface। अब इस Gaussian surface ने जितना चार्ज इनक्लोज किया होगा वो क्या होगा, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पहले एप्लीकेशन में गाउस ने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E will be 0 inside a conductor। अब दो पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो उस वक्त देखें फाई किस चीज के बराबर है, E डॉट A के बराबर है, जो कि किस चीज के बराबर होगा। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब इंटेंसिटी कब 0 होगी, जब या तो आपके पास चार्ज 0 हो, या क्या हो आपके पास चार्ज 0 हो, या आपके पास एरिया 0। अब एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता, गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया उसका एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 0 होगी तो वो किसकी वजह से होगी कि नेट चार्ज जो इनक्लोज है वो क्या है आपके पास 0 है, जबकि एरिया जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। इनसाइड ए कंडक्टर उसने उस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया। जब कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ द चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गया आपके पास 0 के बराबर। अब अगर हम, ये तो हो गया वो पॉइंट जिस पे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो किस चीज के बराबर है 0। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर है। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और इस चार्ज कंडक्टर के ऊपर चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। हमने एक पॉइंट ले लिया P, यहां एक पॉइंट P यहां पे ले लिया और इस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी गाउस लॉ को अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस बनाएं।
और ये है आपके पास गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज कर लिया उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किस चीज के बराबर होगी, K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो इस पॉइंट P के ऊपर, जो कितना है आपके पास, R डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। डिस्टेंस R के ऊपर ये पॉइंट P दूर पड़ा हुआ है, किससे, पॉइंट किस चीज से, चार्ज, डिस्चार्ज कंडक्टर की। यहां पे एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर इसके सेंटर के ऊपर हम चार्ज Q प्लेस कर दें, इसके सेंटर के ऊपर हम चार्ज Q प्लेस कर दें और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड इतनी हो जितने इस पूरे कंडक्टर के ऊपर थी, यानी ये जो कंडक्टर था इसके ऊपर जितने चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, अगर उतनी ही मैग्नीट्यूड का चार्ज हम इसके सेंटर के ऊपर रख दें तो ये चार्ज जो ये कंडक्टर जो इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके लिए ये कंडक्टर क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव करेगा। और ये इक्वेशन हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के सेंटर पे अगर हम इतने अमाउंट ऑफ, इतने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या कर दें, रख दें जितना इस कंडक्टर के ऊपर था, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें तो वो किस चीज के बराबर होगी, और ये जितना भी कंडक्टर था ये इस पॉइंट के लिए क्या, किसके तौर पर बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के तौर पर। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बराबर, और ये इक्वेशन किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, कि सेकंड एप्लीकेशन जो है आपके पास, और वो सेकंड एप्लीकेशन किस चीज के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन नंबर 2 है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। यानी हमारे पास एक शीट है, 2 डायमेंशनल शीट है हमारे पास, और इस शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। हमने चार्जेस को स्प्रे किया है, प्रोड्यूस किया हुआ है हमने चार्जेस को, और उसी शीट, लेकिन एक बात वादे कर दूं यहां पे आपको कि यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट शीट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये शीट जो है ये आपके पास बहुत बड़ी है। हम छोटी क्लासेस में इनफाइनाइट का मतलब कैसे लेते हैं, छोटी क्लासेस में इनफाइनाइट का मतलब यूं लेते हैं कि बहुत बड़ी। लेकिन आपको ये बात वादे कर दूं, ये जितना भी व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, जितना भी आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, लेट्स सपोज ये वो शीट है जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, और इस पॉइंट P के ऊपर कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो इस बोर्ड के लिहाज से ये पॉइंट इंतहाई स्मॉल है, इस बोर्ड की साइज के लिहाज से ये पॉइंट इंतहाई स्मॉल है, तो इस पॉइंट के लिहाज से ये बोर्ड क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का यहां पे हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट नहीं। छोटी क्लासेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि इंफिनिटी जो है वो इंतहाई दूर पड़ा हुआ या बहुत बड़ी चीज है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस पॉइंट के लिहाज से ये जो शीट ऑफ चार्जेस है ये इनफाइनाइट। तो मैंने इस पहले भी बताया कि जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं और वहां पे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले काम हमने ये करना है कि वहां पे गॉसियन सरफेस, जो कि इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये भी याद दिला दूं कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स ऑफ गॉसेस लॉ के हमेशा गॉसियन सरफेस उसी टाइप की ही कंस्ट्रक्ट करें जिस टाइप की चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P को कैलकुलेट करने के लिए जो गॉसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। लेट्स सपोज ये क्या है, आपके पास सिलेंड्रिकल एरिया है, आपके पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जिससे हम किस चीज को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज ये जो आपको हैंड नजर आ रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि आपके पास ये वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, और उस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस पॉइंट के लिहाज से ये जो शीट ऑफ चार्जेस आपको लेट्स सपोज नजर आ रहा है वो इनफाइनाइट है, और हमने जो गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की हुई है वो क्या है, आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म, वो बिल्कुल इसके अंदर सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर हमने गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट किया होगा, जो आपके पास ये। अब जो कि पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, या इसका एरिया जो होगा A, वो उसका वेक्टर जो है, जिसको हम एरिया वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो इस तरफ होगा, आउटवर्ड होता है। मैंने आपको दो वेक्टर एरिया बताए थे, एक ओपन एरिया होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, और एक क्लोज एरिया होता है जो आपके पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो ये सरफेस जो थी वो शीट है, और शीट ऑफ चार्जेस के आपके पास 2 डायमेंशनल है, तो इसका अगर हम इस साइड पे ले तो ये आपके पास एरिया सिलेंड्रिकल जो हमने एरिया बनाया हुआ है उसका एरिया इस तरफ है, और दूसरा क्या आपके पास एरिया इस तरफ। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो वो क्या होगी, यहां पे E इस तरफ होगी, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटेंसिटी ड्यू टू दीस चार्जेस वो बाहर की तरफ होगी। तो अगर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करें तो गॉसेस लॉ कहता है कि phi इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ कहता है कि द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस is always, the total flux is always equal to the charge enclosed by that. अब इलेक्ट्रिक फील्ड E आपके पास किस चीज के बराबर है, EA और प्लस EA, जो के बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां से जो फ्लक्स होगा, जो phi1, वो बिल्कुल बराबर है इस phi2 के बराबर। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A और E डॉट A, ये हो जाएगा आपके पास 2EA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, जो कि किस चीज के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये 2 यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और A भी यहां पे डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। एक टर्म हमने यूज किया था जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था, और उसको हमने एक इमेजिनरी साइन से हमने रिप्रेजेंट किया था। यहां पे हम उसको साइन से रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा, और ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय A। वहां पे मैंने आपको बताया था कि चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस
distributed per unit area is equal to give the surface charge density। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय A। ये टर्म जो है Q डिवाइडेड बाय A, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, ये किस चीज के बराबर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, वो कुछ बन जाएगी U 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी को U भी रिप्रेजेंट किया था S डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले भी बताया था कि रिप्रेजेंटेशन इमेजिनरी हो सकती है, किसी भी चीज से आप उसको रिप्रेजेंट, किसी भी सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी बुक में सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया, मैंने उसको रो से, डेंसिटी को रो से भी रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस वो किस चीज के बराबर होगी? जितनी चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा, और जितना परमिटिविटी उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या होगी? कम। अलग एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर हम जाते हैं, जो आपके कोर्स में चूंकि 3 ही एप्लीकेशन है, और थर्ड एप्लीकेशन की तरफ अगर हम बढ़े, और वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज या टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, दो चार्ज प्लेट्स के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके बिल्कुल सामने एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर भी, प्लेट भी पड़ा हुआ है, और इसके मिड पॉइंट के ऊपर बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट शीट के लिए भी हमने कैलकुलेट कर ली, और इनसाइड ए कंडक्टर के लिए भी हमने कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। और इस पॉइंट बी के ऊपर हम किस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, किस चीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो याद रखें कि पहले भी मैंने बता दिया कि जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करें? गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करें, और गॉसियन सरफेस को कोशिश करें कि उसी टाइप का ही कंस्ट्रक्ट करें जिस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहां पे हम उसको क्यूब की शक्ल में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। अब यहां पे देखें, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, और ये भी एक एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और यूनिफॉर्मली है। क्या आपके पास यूनिफॉर्मली है ये। अब हमारे पास ये एरिया A1 है, ये एरिया 2 है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया 3 कैलकुलेट करेंगे और उनको सम अप करेंगे। एक बात याद दिला दूं कि गॉसेस लॉ इसलिए मोर ऑथेंटिक है आपके पास एज कंपेयर टू द कूलम लॉ, कि वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, जबकि गॉसेस लॉ किस चीज के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन। और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन को हम यकजा करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस पॉइंट पे फ्लक्स होगा फाई, वो किस चीज के बराबर है? E1 डॉट A1 इज इक्वल टू E1 डेल A1 cos थीटा 1। फाई 2 किस चीज के बराबर होगा? फाई 2 बराबर होगा आपके पास E2 डॉट डेल A2 इज इक्वल टू E2 डेल A2 cos थीटा 2, और फाई 3 किस चीज के बराबर होगा? E3 डॉट डेल A
3 इज इक्वल टू आपके पास रह जाएगा E3 del A 3 cos theta 3. Total flux according to the Gauss's law, अगर हम यहां पे देखें कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर डायग्राम में आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो नीचे की तरफ है और एरिया इस तरफ है, तो कितने का एंगल बन रहा है 90 का। तो आपके पास हो जाएगा E डॉट डेल A 1 cos 90 और cos 90 की वजह से टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। यानी इस एरिया से जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपके पास 0। अगर हम दूसरे पॉइंट को चेक करें कि दूसरे जो एरिया हमने कंस्ट्रक्ट किया था उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है वो किस चीज के बराबर होगी, यानी वहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा आपके पास E2 del A 2 और cos 0 डिग्री, और वो किस चीज के बराबर होगा cos 0 पे आपको 1 मिलता है मैथमेटिक्स में, और ये हो जाएगा आपके पास E2 del A 2 के बराबर। और आपके पास जो थर्ड है यहां पे वो भी 90 के बराबर है, एंगल del A 3 cos 90 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास ये टर्म भी 0 हो जाएगा। यानी इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है आपके पास E del A 2, और हम इसी को सिर्फ यही पॉइंट हमारे पास बच चुका है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब आपके पास हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपके पास Q डिवाइडेड बाई डेल्टा A, और उसी को हम सिर्फ A लिख लेते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट है। और इस टर्म को एक बार फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। और हमारे पास इससे पहले जो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो किस चीज के बराबर थी, आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर था रो s डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स बहुत ही ख्याल करें, अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं इन दोनों के ऊपर, और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 नहीं है और वहां पे 2 है। उसकी फिजिक्स भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।